नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैं इंडिया जीके का क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाई लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। टॉप 50 प्रश्न आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में बने रहिएगा। इससे पहले मैंने पीएससी का और भी क्लास यहाँ पर करवाया हूँ, जिसका आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। सीजीपीएससी प्रैक्टिस सेट ऐसा करके यहाँ पर प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापम या पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। जो भी एग्ज़ाम लेटेस्ट अभी आनी है, साथ ही साथ अभी पीएससी की भी यहाँ पर क्लास चल ही रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बेल घंटी भी होता है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले, या टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको जो ग्रुप है मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। जो भी अभ्यर्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी चेक करते जाइए कि आप 50 में कितने आपका सही हो पाता है, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बतानी है। पहला प्रांतीय समूहीकरण, बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। जो पाकिस्तान की स्वीकृति इसके योजना का उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी ऑप्शन है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये शब्द जो प्रस्तावना शब्दों में सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है। तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो यहाँ पर जो कथन है आर है, यहाँ पर भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से कूट के हिसाब से आपको जवाब देनी है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यह भी सही है। तो यहाँ पर इसकी ए की व्याख्या यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन और अखिल भारतीय सेवाएं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएँ। तो 7 का ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2, 3, 5, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 245, 246, 247 या 248। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 248 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर शक्तियाँ केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मेल करना है और दिए गए कूट का यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, मंत्री
मंडलीय सरकार है, केंद्र राज्य संबंध है। तो यहाँ पर जिस देश से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान, कर्नाटक संविधान, आयरिश संविधान या अमेरिकी जो अधिकार पत्र है, तो यहाँ पर कूट के आधार पर हमको बताने हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 4 का बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 का बी हो जाएगा, जिसमें ए का आपका मौलिक अधिकार ए का 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका बी का 3 जो कि आयरिश से लिया है, और मंत्रिमंडल है यहाँ पर 1 जो कि, और केंद्र राज्य कनाडा। तो इस तरह इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से यहाँ पर उत्तर का चयन करना है। भारतीय संविधान भाग 9, भारतीय संविधान भाग 8, भारतीय संविधान भाग 4 है, भारतीय संविधान भाग 9(1), संघ क्षेत्र है, नगर पालिका है, पंचायत है, मूल कर्तव्य। तो 12 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए का 3 है, उसके बाद बी का 1 है, फिर सी का 4 है, और उसके बाद यहाँ पर जो 2 है, भारतीय संविधान भाग 9वीं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम, पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच यहाँ पर शक्तियों को विभाजित करती है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो राज्य की विधानसभा, सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की नहीं, राज्य की नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य की नहीं। तो सीमाओं को बदलने की सहमति राज्य की यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है। तो संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो यहाँ पर विषय दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिकता संहिता और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। अगला है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल, कटौती प्रस्तावना, स्थगन प्रस्तावना, मंत्रालयों के भागों का गिलोटिन किया जाना। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि संसदीय प्रणाली भारत की देन है, शून्यकाल। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1980, 1989, 1991 या 1970। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1989। अगला है, भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधानसभा परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमन। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो 1962, 71, 1964 या 1963। तो उसका सही आंसर 1962 हो जाएगा। अगला है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा के होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100। तो उसका सही आंसर 55 हो जाएगा। 55 सदस्य न्यूनतम उसके पास होने चाहिए, तो वह विपक्षी दल का यहाँ पर नेता होने का दावा कर सकता है। निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो नीचे कूट के माध्यम से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 24 है, इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, 2, 3 और यहाँ पर 4। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीनों के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। वह केवल राज्यसभा में वक्तव्य दे सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ की ग्रहण कौन देता है? तो कौन शपथ ग्रहण करवाता है? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। ऑलरेडी वह सांसद होते हैं, तो इसलिए वह सांसद के रूप में पहले ही यहाँ पर शपथ ग्रहण कर लिए होते हैं। अगला है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सदस्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। अगला, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो सॉलिसिटर जो जनरल होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है बोला गया है? तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता जो होती है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर 30 का डी हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ पर सही हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से। लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पर, संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारतीय किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न है, नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए तथा कथन आर कहा गया है। दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे कूट के माध्यम से देना है। तो पहला कथन है ए, भारत में प्रत्येक राज्यों के राज्य क्षेत्र के एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कथन आर है, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 34 का यहाँ पर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो भारत के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से, राज्य और केंद्र के संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, या राज्य की आकस्मिक निधि से। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। राज्य के संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। अगला है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह 5 वर्ष
तक पद पर रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाना जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाना चाहे तो प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जाएगा। यह गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति के से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो यहाँ पर एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार राजनीतिकों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है और किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। यह सही नहीं है। अगला है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय है। जहां राज्यपाल अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है, वहां राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है। वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। नीचे कूट का प्रयोग करके उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर केवल 2 हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जा सकता? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता मुख्यमंत्री को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। अगला, राज्य विधान सभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो यहाँ पर 30 सदस्य अथवा कुल सदस्यों का 10वां भाग जो अधिक हो, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो 42 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो। अगला है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या स्पीकर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर 3 कथन हैं। राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन जिसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो या उपयुक्त सभी। 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला है, तारकुंडा समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो यहाँ पर चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह तारकुंडा समिति या गोस्वामी समिति का संबंध है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। अगला है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। तो पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के कार्य का निरीक्षण एवं निर्देश नियंत्रण करना। तो 46 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये सही है। अगला प्रश्न है 47वां नंबर, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ के 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ये चुनाव प्रचार रोकना पड़ता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है। और अगला है डी नंबर, अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी होती है? 15 दिनों, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 49 1 महीना हो जाएगा। अगला है 50वां नंबर, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951 या 23 दिसंबर 1951? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 20 जून 1951 में यहाँ पर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह आपके टॉप 50 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा, तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।